Yes, we are live now. Hi everyone. Good morning. Namaskar, Sat Sri Akal, Assalamu alaikum. So we are here again in front of you to discuss a very important topic today, which is shoulder pain. I am happy with the efforts of both the teams, Revive Pain Spine and Six Eye Pain, who are doing amazing work, bringing us in front of you, speaking about some common pain conditions, जैसे कि बैक पेन, नेक पेन, जॉइंट पेन्स हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ये उन लोगों के लिए काफी जरूरी है जानना जिनको हम जो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास कुछ ट्रीटमेंट ले चुके हैं बट उतना आराम नहीं मिला है। उनको बताना बहुत जरूरी बन जाता है कि अभी उनके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि बिना सर्जरी के वाया मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं, मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स के द्वारा किया जा सकता है, उनको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये उन लोगों के लिए एक वरदान की तरह काम करते हैं जिनको लंबे समय से दर्द चल रहा है और वो उस बीमारी से, उस दर्द से काफी देर से सह रहे हैं और जूझ रहे हैं। आई सी पीपल, अपनी ओपीडी में हम देखते हैं पेशेंट्स को जो ना कि कुछ महीने बल्कि सालों से दर्द को सह रहे हैं एंड दे आर कंटिन्यूइंग लिविंग विद इट। डॉक्टर कंसल्ट कर चुके हैं पर स्टिल अभी भी उनको पूरा आराम नहीं मिला है। तो उन लोगों के लिए सुनना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उनको आराम मिल सकता है और ताकि वो अपनी जिंदगी पूरे खुल के जी सकें, अपना काम आराम से कर सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। So continuing with our efforts to increase awareness about pain and pain management, we will be discussing shoulder pain today. ये टॉपिक जिसका नाम है शोल्डर पेन ऑल यू नीड टू नो, इसको चूज करने का कारण ये है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो यंग नौजवान जिनको शोल्डर इंजरी हो चुकी है और वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी ठीक होना, खासकर स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट्स जो जल्दी से जल्दी ठीक होके वापस प्रैक्टिस पे जाना चाहते हैं या फिर अपने टूर्नामेंट्स को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी आराम पा जाते हैं। उनके लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनको शोल्डर इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। और दूसरी तरफ ओल्ड एज या एजेड लोग भी हैं जो खासकर डायबिटिक्स जिनको फ्रोजन शोल्डर की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको भी ये दिक्कत रहती है कि रात में दर्द रहता है, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं शोल्डर की, उनको दिक्कत रहती है और ज्यादा मूवमेंट करने पे उनका गला जाम हो जाता है। तो उनके लिए भी सुनना बहुत जरूरी है और उसकी प्रिवेंशन जरूरी है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से शोल्डर पेन या कंधे के जोड़ के दर्द में निजात पाया जा सकता है, वो क्या है, शोल्डर जॉइंट क्या है, उसके कारण क्या है, कैसे बचा जा सकता है, उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, क्या किया जा सकता है। तो वी हैव विद अस, लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट स्पीकर फॉर टुडे। He is a practicing pain physician at Kullu, Himachal Pradesh. I am happy with the work he is doing. Dr. Vikas Goswami, he did his MD from reputed PGIMER Chandigarh. Along with me, I was his batchmate and then took training in pain medicine from Delhi. So welcome, Dr. Vikas. थैंक यू डॉक्टर वरुण फॉर वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विकास गोस्वामी है। मैं स्पाइन एंड पेन क्लिनिक बदाक कुल्लू हिमाचल प्रदेश में एज पेन फिजिशियन काम करता हूं। ठीक डॉक्टर विकास, तो आज हम शोल्डर पेन पे चर्चा कर रहे हैं। तो शोल्डर पेन या कंधे का दर्द वाकई बहुत परेशान कर देता है। तो इस जोड़ के बारे में बताइएगा कि इस जोड़ की इतना इतना महत्वपूर्ण जोड़ क्यों है, इसके महत्व के बारे में हमें बताइए जोड़ के। हाँ जी बिल्कुल, आज हमारी चर्चा का विषय शोल्डर पेन या कंधे का दर्द है। शोल्डर जॉइंट एक बहुत ही अनूठा जोड़ होता है क्योंकि ये बहुत ही मोबाइल होता है ताकि हम अपने बाजू और हाथ से बहुत वाइड रेंज में काम कर सकें, और साथ ही ये बहुत स्टेबल होता है जिसकी वजह से हम पुशिंग, पुलिंग, वेट लिफ्टिंग इस तरह के काम आसानी से कर सकते हैं। अगर कंधे की दर्द रहती है तो आदमी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके अपने पर्सनल एक्टिविटीज जैसे खाना खाना, आपका पर्सनल हाइजीन, ड्रेसिंग, ये बहुत परेशानी महसूस करने लगता है आदमी इसमें। साथ ही उसके काम में भी उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। और कंधे की दर्द में एक और परेशानी की बात ये रहती है कि इस दर्द में क्रोनिसिटी और रिलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए हमारी राय ये रहती है कि अगर किसी को कंधे की दर्द है तो वो समय से एक पेन फिजिशियन या अपने पेन डॉक्टर से मिलकर इसका ट्रीटमेंट करें ताकि क्रोनिसिटी और रिलैप्स के चांसेस कम से कम हो सके।
जी डॉक्टर विकास, शोल्डर जॉइंट या कंधे का जोड़ हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जोड़ है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और उसको रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि दर्शकों को बता दूं, मैं जो हम कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं शोल्डर पेन, उसका मैं डॉक्टर ही नहीं बल्कि मरीज भी रह चुका हूँ। तो आई हैड रोटेटर कफ टीयर सम 4-5 years बैक। तो उसकी वजह से जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आई हैड राइट शोल्डर इंजरी। तो आपका अगर राइट जो आपका मेन हाथ है उसको यूज नहीं कर पाते हैं तो आप सच में दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैंने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया था, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे मैनेज करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि शोल्डर जॉइंट, कंधे का दर्द बना किस चीज से होता है, उसका बनावट कैसी है, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि जोड़ जो हमारा शोल्डर का जोड़ है वो उसमें दर्द उत्पन्न कैसे होता है। तो एक बार हम स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लेते हैं डॉक्टर हाँ जी, विकास। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर वरुण ने बिल्कुल सही कहा कि शोल्डर या कंधे की दर्द को समझने के लिए उसकी बनावट को समझना काफ़ी हद तक ज़रूरी रहता है। बनावट समझकर ही हम काफ़ी हद तक ये समझ पाएंगे कि इसकी दर्द का कारण कहाँ पे है और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूँगा। एक छोटा-सा फ़ोटो है जिस पे हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि इसकी बनावट में क्या-क्या हिस्सा है। आई होप आप सबको ये दिख रहा है? यस यस, यू तो कैन सी। ये हमारा कंधे की हड्डियां हैं। इसमें 3 हड्डियां होती हैं। एक ह्यूमरस होता है जिसे हम बाजू की हड्डी बोलते हैं, दूसरी स्कैपुला होती है और तीसरी क्लेविकल होती है। ये क्लेविकल जहाँ पे स्कैपुला के साथ जुड़ती है, इस स्कैपुला के इस पार्ट को हम एक्रोमियन बोलते हैं और ये हिस्सा जो है एसी जॉइंट या एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट रहता है। आई एम सॉरी। और ये हम इसको पीछे से देख पा रहे हैं, ये अगेन ह्यूमरस या हाथ की हड्डी है। ये स्कैपुला है। स्कैपुला का ये हिस्सा जो है स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहलाता है। ये आगे घूम के एक्रोमियन बना रहा है। ये ऊपर से क्लेविकल आ रहा है और ये जो हिस्सा है ये जोड़ का मेन हिस्सा है और इस हिस्से को हम ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। और इसमें दो तरह के मेन कार्टिलेज होते हैं। एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो ह्यूमरस के हेड को, और ग्लिनोइड कैविटी जो कि जैसा मैंने दिखाया था स्कैपुला में, उस हिस्से को कवर करता है। और ये कार्टिलेज जो है इसकी बोन्स की मूवमेंट को अलाउ करता है। दूसरा कार्टिलेज रिंग शेप में होता है जिसे हम लेब्रम बोलते हैं। वो ये रिंग शेप में होता है और आपकी ग्लिनोइड कैविटी को चारों तरफ से घेरता है और इसका मेन काम जो है वो आपके जोड़ को स्टेबलाइज करना होता है। ये जो जोड़ होता है ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का होता है। मतलब जैसा इस फोटो में हम देख पा रहे हैं कि अगर इस जोड़ को हम कंपेयर करें तो हम देख पाएंगे कि ये एक बॉल है और ये सॉकेट है और बॉल इस सॉकेट के अंदर फिक्स होता है। वैसे ही आप ये देखिए कि ये आपका ह्यूमरस है, ये इसका बॉल डिपिक्ट हो रहा है। ये ग्लिनोइड कैविटी है जो एज ए सॉकेट काम कर रही है और हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो इस सॉकेट के अंदर बैठ रहा है। अब इसको अपनी जगह पे बनाए रखने के लिए रोटेटर कफ मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रोटेटर कफ मसल और बाइसेप टेंडन। रोटेटर कफ मसल जो है वो 4 मसल होते हैं। सुप्रास्पाइनेटस स्पाइन के ऊपर, इंफ्रास्पाइनेटस स्पाइन से नीचे, और सबस्केपुलरिस और साथ में टिरिस माइनर। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये बाइसेप मसल है, ये एक बाइसेप टेंडन है जो बाइसेपिटल ग्रूव से होता हुआ लॉन्ग हेड जो है यहाँ से जाकर आपके स्कैपुला पे जुड़ रहा है। ये शॉर्ट में आपकी शोल्डर की एनाटॉमी है। अब हम वापस अपने डिस्कशन पे आते हैं। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक काफी लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस टाइम पे। तो जैसे डॉक्टर विकास बता रहे हैं, आई थिंक सब समझ पा रहे होंगे। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि डॉक्टर विकास ने भी बताया कि हमारी जो शोल्डर जॉइंट होता है एक बॉल से बना हुआ है, ठीक है। तो ह्यूमरल हेड जो हमारी आर्म्स का जो हड्डी है यहाँ पे, वो आगे बॉल है और उसके आगे हमारा एक सॉकेट बन जाता है स्कैपुला का। तो इस तरीके से ये शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से शोल्डर जॉइंट होता है। तो इस शोल्डर जॉइंट के आसपास, इसके आसपास कवरिंग के लिए कुछ मसल्स हैं जिसको रोटेटर कफ कहा जाता है, और उसके ऊपर आ जाती है हमारी डेल्टॉइड मसल, जिसको हम कंधे की मसल कहते हैं। तो एक ये जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और उसके ऊपर मसल्स की कवरिंग है। अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है, ये
जो बॉल है इसका 25% का सरफेस ही सॉकेट के साथ अटैच है, तो सॉकेट का 25% सरफेस अटैच है, जिसकी वजह से काफी मोबाइल हो जाता है, तो हम हर तरह की मूवमेंट कर पाते हैं, काफी तरह की मूवमेंट कर पाते हैं शोल्डर से। तो इस मूवमेंट जितनी ज्यादा है उसका एक फायदा ये है कि काफी काम हो जाते हैं, और उसका नुकसान ये भी है कि इंजरी होने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो जो हमारे ऊपर जो मसल्स रहती हैं बॉल एंड सॉकेट के, जो कि रोटेटर कफ है, तो वो उस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को डिसलोकेट होने से रोकती है, उसको कवर करके रखती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये डॉक्टर विकास ने अभी हमें समझाया कि शोल्डर जॉइंट कैसे बना होता है, उसकी बनावट क्या है। तो डॉक्टर विकास, क्या आप अपनी प्रैक्टिस पे भी शोल्डर के जॉइंट्स के जॉइंट पेन्स के पेशेंट्स काफी कॉमनली देखते हैं? अगर कोई किसी पेशेंट पे चर्चा करना चाहेंगे सर आप? हाँ जी, बिल्कुल, हम अपनी प्रैक्टिस में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनमें शोल्डर पेन की कंप्लेंट रहती है। अगर हम स्टैटिक्स में देखें तो शोल्डर पेन जो है मस्कुलोस्केलेटल पेन का दुनिया का तीसरा सबसे मुख्य कारण है। दुनिया भर में लगभग 1% अडल्ट लोग हर साल कंधे की दर्द की वजह से अपने डॉक्टर से मिलते हैं, और इस 1% में सिर्फ नए लोग शामिल किए गए हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इस कंधे की दर्द में क्रोनिसिटी और रिलैप्स के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अभी मैं एक पेशेंट को याद कर पा रहा हूँ। पिछले हफ्ते ही एक 58 वर्षीय महिला मेरे पास आई थी। उनकी हिस्ट्री थी कि वो कुछ काम कर रहे थे तो थोड़ा-सा उनका बाजू खिंच गया, फिर 1-2 हफ्ते थोड़ा-सा दर्द रहा, धीरे-धीरे वो दर्द बढ़ने लगा और उनकी दर्द भी बहुत बढ़ गई और हाथ की मूवमेंट भी बहुत कम हो गई। उनको हमने कुछ ट्रीटमेंट वगैरह शुरू किया था और उनको इंटरवेंशनल इंजेक्शन देने पड़े। अभी शी इज़ डूइंग फाइन। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर विकास ने अभी बताया कि कंधे की दर्द कॉमन है, और दूसरा उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि इसमें क्रॉनिसिटी और रिलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर आपको शोल्डर जॉइंट की दिक्कत होती है, वो डिसलोकेट हो जाता है, तो उसके दोबारा ऐसा होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो जो इस पेशेंट को शोल्डर की दिक्कत रहती है, उसको दोबारा से शोल्डर की दिक्कत होने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। तो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, प्रिवेंशन करनी है उन चीजों की, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, पहले हम समझ लेते हैं कि कारण क्या है शोल्डर जॉइंट की पेन के। तो डॉक्टर विकास, हमें प्लीज बताइए कि कंधे की दर्द के कारण क्या हैं, और ये किस तरीके से किन लोगों को ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं? देखिए जी, कंधे की दर्द के बहुत सारे कारण हैं, बट हमने मुख्यतः देखा है कि कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं जिसमें ये बहुत कॉमन रहता है। जैसे जो लोग हैवी लोड बहुत ज़्यादा उठाते हैं, या ऑकवर्ड पोजीशन पे रिपीटेटिव मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, या कुछ ऐसे काम में इन्वॉल्व रहते हैं जिसमें वाइब्रेशन कंधे पे बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे लोगों में ये पेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ ही कुछ सिस्टमिक इलनेस या बीमारियां जैसे शुगर, इनमें भी आपके शोल्डर पेन के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, तो कहने का मतलब डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, उसमें शोल्डर की दिक्कत काफी रहती है, और यंग जिसमें इंजरी हो जाती है या इंजरी होने के चांसेस हैं, एथलीट्स हैं, उनमें भी काफी ये शोल्डर जॉइंट के पेन के होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि शोल्डर की दिक्कत जब होती है तो उसमें क्या परेशानी होती है, और क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, देखिए, जैसा कि नाम बता रहा है शोल्डर पेन का मुख्य सिम्टम तो दर्द ही होता है। ये ज्यादातर कंधे के सामने और ऊपरी हिस्से पे रहता है। दर्द मध्यम से तेज तक हो सकता है। साथ ही कंधे में जकड़न, मूवमेंट की रेंज में कमी, बाजू को ऊपर उठाते समय दर्द, ये सब परेशानियां देखी जाती है। दर्द का प्रकार क्या है, वो किस जगह पे हो रहा है, इससे हमें थोड़ा सा उसके कारण का अंदाजा भी हो जाता है। जैसे कि अगर ओवरहेड एक्टिविटीज के साथ आदमी को दर्द हो रहा है, तो ये रोटेटर कफ का प्रॉब्लम दर्शाता है। अगर आदमी को अपने अपोजिट साइड के कंधे को छूने में प्रॉब्लम आ रही है, या अपने कान तक, अपोजिट कान तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है, तो ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का प्रॉब्लम को दर्शाता है। अगर आदमी को थोड़ा नाइट पेन्स ज्यादा रह रही हैं, सोते समय दर्द ज्यादा हो रहा है, तो ये हमें रोटेटर कफ टेयर का शक पैदा करता है। जी डॉक्टर विकास, तो कहने का मतलब कंधे में दर्द होना, रात में भी कंधे में दर्द होना, दिन में मूवमेंट पे दर्द होना, और साथ के साथ उसकी मूवमेंट कम हो जाना, शोल्डर की जॉइंट की मूवमेंट या उसके रेंज ऑफ मूवमेंट मोशन कम हो जाना, तो ये सब दिक्कतें इसमें आती हैं शोल्डर जॉइंट की प्रॉब्लम में। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, मिस्टर प्रतीक गोयल पूछ रहे हैं, C5C6 disc bulging, is it curable? I have disc bulge C5C6, severe pain in neck and head.
तो मिस्टर प्रतीक, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो है नेक पेन का या फिर सर्वाइकल पेन का। तो सर्वाइकल पेन आप जैसे बता रहे हैं C5C6 डिस्क बल्ज है उसे। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि आपके जो सिम्टम्स हैं उससे आपकी एमआरआई या जो डिस्क बल्ज है वो कोरिलेट कर रही है या नहीं कर रही है। एक एग्जामिनेशन हम पहले आपसे पता करते हैं कि आपको सिम्टम्स क्या क्या हैं, जैसे कि सिवियर पेन इन नेक एंड हेड जो आपने बताया कि वो क्या क्या आपकी आर्म में आ रहा है, क्या आपकी बाजू में भी दर्द आ रहा है, क्या वो करंट की तरह आता है या नहीं आता है, वो हमें जानना जरूरी होगा इसमें। और उसके बाद हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट्स को। कुछ मैन्यूवर्स होते हैं जैसे कि स्पर्लिंग मैन्यूवर, जिसमें हम गर्दन को दबा के देखते हैं कि क्या क्या वो सिम्टम दोबारा रिपीट हो रहे हैं। और उसके बाद एमआरआई में हमें देखने को मिलता है कि C5C6 डिस्क बल्ज है, और अगर है तो वो कितना ज्यादा है, वो एक्सट्रूडेड है, प्रोट्रूडेड है, या कितना ज्यादा वो नसों को दबा रहा है। तो ये सब जानने के बाद इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बिल्कुल ये क्योरेबल है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये मैनेज हो सकती है। तो इसको मैनेज करने के भी तरीके अलग अलग हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि जिसमें मेडिसिन आ जाती है, एक्सरसाइज आ जाती है। और उसके बाद आते हैं मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस, जो कि इंटरनेशनल पेन फिजिशियंस डॉक्टर विकास मेरे मैं करते हैं, हम कर सकते हैं। और दूसरी सर्जरी आ जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स और एमआरआई की क्या दर्शाता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि क्या ट्रीटमेंट आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो मिस्टर प्रतीक, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन व्हाट्सएप अस योर रिपोर्ट्स एंड ऑल। तो आप अपना हमारा फोन नंबर देख पा रहे होंगे, तो वील रिप्लाई फॉर श्योर। तो प्लीज आप हमें बताएंगे तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। डॉक्टर विकास, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, जो कि शोल्डर पेन है, कंधे का दर्द जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रेंज ऑफ मूवमेंट आपने बताया कम हो जाता है, शोल्डर पेन काफी होता है, मूवमेंट काफी दिक्कत करती है, और साथ के साथ रात में भी दर्द लोगों को होता है, रात को सोना काफी दिक्कत हो जाता है रात को सोने में। तो कंधे के दर्द के कुछ मेन मेन कारण हमें बताइए, या उसके टाइप्स ऑफ शोल्डर पेन बताइए, क्लासिफिकेशन बताइए, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में प्लीज। जी बिल्कुल, कंधे के दर्द के मुख्य कारण अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे मुख्य तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, जो लगभग 70% का केसेस का कारण रहता है। उसके बाद एडेसिव कैप्सुलाइटिस रहता है, बाइसिपिटल टेंडोनोसिस रहता है, टेंडोनाइटिस रहता है, एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट, और कुछ अदर सिस्टेमिक डिजीज, इन्फेक्शन, इंस्टेबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर विकास, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इम्पिंजमेंट सिंड्रोम जो कि काफी कॉमन है, जैसे आपने बताया 70% लोगों में इम्पिंजमेंट सिंड्रोम रहता है, तो उसके बारे में हमें बताइए कि ये क्या चीज है, कैसे होता है, इसका मैनेजमेंट कैसे है, तो हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, जो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है इसको, ये जैसे हमने भी डिस्कस किया, शोल्डर पेन का बहुत कॉमन कारण है। अगर 100 लोगों को कंधे की दर्द है तो उसमें से लगभग 70 लोगों को ये कारण रहता है। इसको हम स्विमर्स शोल्डर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि स्विमर्स में ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों में नहीं होती, बट बिकॉज उनमें ज्यादा थी इसलिए इसको स्विमर्स शोल्डर का नाम भी दे दिया गया है। इस प्रॉब्लम में क्या रहता है कि जो आपका बाजू ऊपर उठाते समय रोटेटर कफ के मसल जो हैं, ये आपके एक्रोमियन के साथ रगड़ खाते हैं, और उसकी वजह से दर्द होने लगता है। आपको मैं एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा। इज इट विजिबल टू यू? हाँ, अब हम देख पा रहे हैं। हाँ जी। ये जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये स्कैपुला है, और ये इसका जो पार्ट है इसको हम एक्रोमियन बोलते हैं। तो जो हमारे रोटेटर कफ होते हैं वो इस एक्रोमियन के नीचे से आते हैं। तो जब किसी को इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होता है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि बहुत हद तक तो ऐसी शेप रहती है 17% लोगों में, उसके बाद कर्व्ड आता है, और उसके बाद हुक्ड आता है। तो खास तौर पे हुक्ड की टाइप ऑफ एक्रोमियन में ये स्पेस कम हो जाता है, और आदमी जब हाथ ऊपर उठाता है तो रोटेटर कफ जो यहाँ पे अवेलेबल पड़ा हुआ होता है वो इसके साथ रगड़ खाता है, और इसकी वजह से दर्द होने लगता है। तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में कंधे के सामने व बाहरी हिस्से में दर्द होता है, जो ओवर एक्टिविटीज के साथ बढ़ता है। जब आदमी ऊपर को हाथ उठाता है तो उसको दर्द होता है, इसे हम पेनफुल आर्च बोलते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि आदमी जब हाथ उठाना शुरू करता है तो उसको पहले 60 डिग्री में कोई दर्द नहीं होता है, उसके बाद 60 से 120 डिग्री ये उसके काफी पेनफुल रहता है, और उसके बाद फिर पेन कम हो जाता है। जी बिल्कुल। अभी हम वापस अपने टॉपिक पे आएंगे। तो जी ये जो बिल्कुल है डॉक्टर विकास, क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले मिस्टर गोहिल हमसे पूछ रहे हैं
I have slipped disc. Can it be cured without surgery? तो मिस्टर गोहिल, स्लिप डिस्क बिल्कुल क्योर की जा सकती है, बिना सर्जरी के की जा सकती है, अगर आपको कोई रेड फ्लैग नहीं है, कोई इमरजेंसी सिम्टम नहीं है, जैसे कि प्रोग्रेसिव वीकनेस पैरों में या फिर हाथों में, अगर नेक पेन या सर्वाइकल डिस्क है, तो आपको कमजोरी नहीं आ रही है, बाउल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या कोई इन्फेक्शन नहीं है, फीवर नहीं है, कोई इमरजेंसी सिम्टम्स नहीं है, तो आप बिल्कुल आप दिखा सकते हैं, और बिना सर्जरी के भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये या फिर तो कंजर्वेटिव मेजर्स की जाते हैं इसके लिए, कि मेडिसिन दी जाती हैं या एक्सरसाइजेज वगैरह आपको बताई जाती हैं, कुछ एंटी न्यूरोपैथिक मेडिसिन शुरू की जाती हैं। अगर उससे आराम नहीं मिलता है तो हम इंटरवेंशन कर सकते हैं इसमें, क्योंकि पेन प्रोसीजर्स होते हैं जो कि नीडल के द्वारा किए जाते हैं, और इसमें मेडिसिन इंस्टिल की जाती है वहाँ आपकी, जहाँ पे डिस्क निकली होती है और जो नर्व को दबा रही होती है, तो वहाँ पे हम मेडिसिन डालते हैं ताकि वहाँ पे इंफ्लेमेशन कम हो सके, या वहाँ पे सूजन कम हो सके, और वो उसका दर्द जो है वो कम हो सके या खत्म हो सके। तो ये एक उपाय है। तो आप कंसल्ट कीजिए किसी इंटरनेशनल पेन फिजिशियन को, या फिर आप हमें व्हाट्सएप लिख कर सकते हैं, तो विल रिप्लाई यू बैक। तो ये पूछ रहे थे मिस्टर गोहिल। तो और यहाँ पे मिस्टर दीनानाथ पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रिकवरी प्रोसेस आफ्टर शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी? डॉक्टर विकास, आप लेना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? व्हाट इज द रिकवरी प्रोसेस आफ्टर शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी? प्लीज यू कंटिन्यू विद दिस। तो रिकवरी प्लस शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी, देखिए ऐसा है कि शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद रिकवरी प्रोसेस धीरे धीरे की जाती है। उसमें एक मेथड होता है करने का। सबसे पहले तो आपको रेस्ट करने के लिए बताया जाएगा, ताकि वो जो शोल्डर जो नया लगा है वो हील कर सके पहले, ठीक है। अगर वो 4 से 6 हफ्ते में हील हो जाता है, तो धीरे धीरे उसके बाद आपको एक्सरसाइजेज या रिहेबिलिटेशन फेज में लेके जाया जाता है। तो रिहेबिलिटेशन फेज में सबसे पहले तो आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज के बारे में बताया जाता है, उसके बाद हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज पे आते हैं, उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज पे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रेंज ऑफ मूवमेंट के साथ, कि हल्का हल्का हमें मूवमेंट शुरू करना है अपने शोल्डर का। उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं तो भी हम डिस्कस करेंगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शोल्डर की। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए और क्या 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 कर सकते हैं रिहेबिलिटेशन फेज में, ना ही सिर्फ शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद, बल्कि किसी भी टाइप का आपको जैसे रोटेटर का टीयर हुआ है या कोई और इंजरी हुई है, तो उस टाइम पे भी वो एक्सरसाइजेज या रिहेबिलिटेशन फेज उसी तरीके से हमें बहुत जरूरी रहता है वो उसमें जाना और उस तरीके से उसको फॉलो करना, ताकि हम शोल्डर की स्ट्रेंथ को दोबारा रीगेन कर सकें। तो ये पूछ रहे थे मिस्टर दीनानाथ। ये मिस्टर कुमार वेलू पूछ रहे हैं, व्हाट्स द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ आर्थराइटिस इफ सर्जरी इज नॉट सेलेक्टेड एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन? तो डॉक्टर विकास, ये मिस्टर कुमार वेलू का क्वेश्चन आप देना चाहेंगे? हाँ मिस्टर कुमार वेलू, जो आर्थराइटिस है ये हमारे इसमें अगर आप सर्जरी नहीं लेना चाहते हैं तो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं कुछ इसकी। इसमें आपको दर्द के लिए डिपेंडिंग अपॉन कितना ज्यादा दर्द है, क्या सिम्टम्स हैं आपके, तो उसमें हम अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ इंटरवेंशनल मिनिमली इन्वेसिव इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स करते हैं, इंजेक्शंस डालते हैं, एंड उसके बाद आपको रिहेबिलिटेशन फेज में डालते हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह चलती हैं, एंड उसको काफी हद तक हम स्लो करते हैं। बट अल्टीमेटली ये आर्थराइटिस का रीजन पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई सिस्टमिक इलनेस है, पॉलीआर्थरेल्जिया टाइप है, तो वो स्लोली स्लोली बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, आर्थराइटिस भी कई तरह के होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस होती है, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम कहते हैं, उसमें भी शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस काफी कॉमन है, खासकर नी जॉइंट का काफी कॉमन है, शोल्डर में भी हो सकता है वो, तो शोल्डर जॉइंट का भी कॉमन है। तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसा कि आप जानते हैं, ये इसका नेचुरल प्रोग्रेशन रहता है कि ये धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसको आप हॉल्ट कर सकते हैं तो स्लो कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अभी तक इसकी ऐसी कोई ट्रीटमेंट ऐसी नहीं है कि जिससे आप इसको रिवर्स कर सकें। तो ये एजिंग प्रोसेस के साथ बढ़ता है, इसको आप धीरे धीरे स्लो कर सकते हैं, बट इसको खत्म या रिवर्स जाना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। कुछ नई नई टेक्निक्स अभी आई हैं जिसमें जिसको हम रीजनरेटिव मेडिसिन में डालते हैं। रीजनरेटिव मेडिसिन यानी कि जिसमें हम कुछ
PRP या स्टेम सेल यूज करते हैं, तो उनसे कहते हैं कि वो रिपेयर करते हैं कार्टिलेज को, बट पूरी तरह से रिवर्स कर देना ऑस्टियोआर्थराइटिस को या आर्थराइटिस को तो पॉसिबल अभी तक हमारी मेडिकल फील्ड में नहीं है। तो उसके लिए कई लोग जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाते हैं, या फिर जो कि जैसा कि हम अभी डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको, रीजनरेटिव थेरेपीज, उसको आप यूज कर सकते हैं, वो इसकी प्रोग्रेशन को ऑल्ट कर सकते हैं, नेचुरल प्रोग्रेशन को। तो ये हमने लिया क्वेश्चन मिस्टर कुमार वेल्लू का। तो हम बाकी अपने डिस्कशन पे जाते हैं, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे कि और क्या क्या कारण हैं शोल्डर के, शोल्डर जॉइंट के दर्द के। तो डॉक्टर साहब, हमारे पास पेशेंट्स कई बार आते हैं 40-60 की उम्र में, लोग अक्सर क्लिनिक में आते हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है कंधे में दर्द होना, और साथ ही में उनकी मूवमेंट जो होती है, रेंज ऑफ मूवमेंट होता है, वो धीरे धीरे कम हो रही होती है, कम हो जाती है, वो अपनी शोल्डर को मूव नहीं कर पाते हैं, जाम होने लग जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के बारे में हमें बताइए कि उनको क्या करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत आती है। अच्छा, बिल्कुल इस तरह की कंप्लेंट जैसा मैं अपने पेशेंट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा था, ज़्यादातर इस तरह की कंप्लेंट का कारण जो है एडेसिव कैप्सुलाइटिस होता है, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। इसमें काफ़ी तेज़ दर्द हो सकता है, साथ ही जैसे-जैसे डिजीज़ बढ़ता है, आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट कम होने लगती है। इस बीमारी के 3 फेजेज़ होते हैं। पहले फेज़ जिसे हम फ्रीजिंग फेज़ बोलते हैं, उसमें शुरुआत में दर्द होता है और धीरे-धीरे आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट कम होने लगती है। जैसे-जैसे डिजीज़ बढ़ता है, दर्द भी बढ़ता जाता है और रेंज ऑफ मूवमेंट भी कम होने लगती है। सेकंड फेज़ आता है जिसे हम फ्रोज़न बोलते हैं। इसमें दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट वो काफ़ी सीवियरली कम हो जाती है। और उसके बाद फिर नेचुरल प्रोग्रेशन में आता है थर्ड स्टेज, जिसे हम थॉइंग बोलते हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, थॉइंग स्टेज में आपका इन्फ्लेमेशन भी कम होने लगता है, दर्द भी कम होने लगता है और धीरे-धीरे आपकी जो जकड़न है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये होती है कि एडेसिव कैप्सुलाइटिस से फ्रोजन शोल्डर में आदमी को एक्टिव और पैसिव दोनों मूवमेंट में दर्द होता है। जबकि जो इम्पीचमेंट सिंड्रोम में जैसा हम पहले बता रहे थे कि जब आदमी हाथ उठाता है तो उसको दर्द होता है, वो मतलब जब वो खुद हाथ उठा रहा है, एक्टिव मूवमेंट कर रहा है तो ही दर्द होगा। जबकि एडेसिव कैप्सुलाइटिस में पैसिव मूवमेंट में भी पेन होता है। जी डॉक्टर विकास, तो काफी अच्छे से बताया आपने फ्रोजन शोल्डर के बारे में, एडेसिव कैप्सुलाइटिस जिसे कहते हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 फेजेस हैं। शुरू में तो फ्रीजिंग होती है तो पेन ज्यादा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे चक्का शोल्डर का जाम होने लग जाता है, और उसके बाद जब थॉइंग होती है तो दोबारा शोल्डर की मूवमेंट दोबारा बढ़ जाती है और पेन भी थोड़ा कम हो जाता है, बट ये काफी दिक्कत करता है पेशेंट्स को। और दूसरा, डॉक्टर साहब ने बताया कि एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर में हमारी एक्टिव और पैसिव मूवमेंट दोनों कम हो जाती हैं। कहने का मतलब कि अगर हम खुद मूव कर रहे हैं, अपनी बाजू को ऊपर उठा रहे हैं, तो वो भी मुश्किल होगा। अगर कोई और उठा रहा है, हमारी मदद कर रहा है, तो वो भी मुश्किल होगा। बल्कि अगर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है या रोटेटर कफ का टियर है या मसल का टियर है, पार्शियल टियर है, तो उसमें हम खुद मूवमेंट करना हमारे लिए मुश्किल होगा। बल्कि अगर कोई हमारी मदद करता है और उसको उठाने में, तो वो पॉसिबल है। तो ये डिफरेंस होता है फ्रोजन शोल्डर और इम्पीचमेंट सिंड्रोम, जिससे हमें डायग्नोज करने में आसानी होती है। तो डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, अभी हमने क्वेश्चन लिया था आर्थराइटिस के बारे में। तो हमें बताएंगे शोल्डर में आर्थराइटिस किस किस कारण से हो सकता है। देखिए, शोल्डर में आर्थराइटिस आपके मेन शोल्डर जॉइंट में भी हो सकता है और आपके जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट, जहाँ पे क्लेविकल आपके स्कैपुला के एक्रोमिन पार्ट से जुड़ती है, उन हिस्सों में हो सकता है। ये प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी हो सकता है। अगर किसी को चोट लगी है उसके बाद हो सकता है, या जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ एक सिस्टमिक इलनेस होती है जिसमें आर्थराइटिस रह सकता है। तो जो आपका एसी जॉइंट आर्थराइटिस रहता है, इसमें जो मेन सिम्टम रहते हैं वो ये रहता है कि कंधे के ऊपरी सतह पर जहाँ पे आपका जॉइंट होता है, इस जगह पर दर्द रहता है। और ये आज ज्यादातर तब बढ़ता है जब आदमी अपने अपोजिट शोल्डर को छूने की कोशिश करता है या अपोजिट ईयर को टच करने की कोशिश करता है, उस समय ये दर्द बढ़ता है। और इसमें अगर हम शोल्डर जो आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, बिल्कुल इस हिस्से के ऊपर ऐसे दबाव में डालते हैं तो भी दर्द बहुत करता है। साथ ही अगर हम इन्वॉल्व हिस्से के हाथ को पकड़ के उस कंधे को नीचे की तरफ खींचते हैं तो दर्द बढ़ता है। शोल्डर आर्थराइटिस जो है हम एक्सरे में इजीली देख सकते हैं। आपको मैं एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा। ओके, यस, ओके, ये मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा।
इसमें हम शोल्डर मेन जॉइंट आर्थराइटिस देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे नॉर्मल उसमें हेड बिल्कुल राउंड नजर आ रहा है, आपका जो जॉइंट स्पेस है वो काफी खुला हुआ है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे जॉइंट स्पेस ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं है, और ये जो हेड है ये भी बिल्कुल राउंड नहीं है, बीच में ऑस्टियोफाइट्स आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें भी ये आपके शोल्डर आर्थराइटिस में जो मेन जॉइंट आर्थराइटिस है उसमें ऐसी पिक्चर रहती है। इसमें भी आपको शोल्डर मूवमेंट के साथ पेन रहना शुरू हो जाता है। अब हम वापस टॉपिक पे आना चाहेंगे। डॉक्टर विकास, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मिस्टर मिस हाँ जी। मीनाक्षी गुप्ता पूछ रहे हैं, आई हैव पेन इन लॉन्ग एंड शॉर्ट कार्टिलेजेस एंड फीलिंग दैट पार्ट ऑफ माय आर्म, प्लीज सजेस्ट। तो मैम, मीनाक्षी मैम, पहली चीज हम जानना बहुत जरूरी है इसमें, लॉन्ग एंड शॉर्ट कार्टिलेजेस हम कहाँ की बात कर रहे हैं। अगर हम शोल्डर जॉइंट की बात कर रहे हैं कि शोल्डर, आपका शोल्डर जॉइंट में पेन है और आपको लग रहा है कि वो वहीं पे बना हुआ है और थोड़ा बहुत वो आर्म में भी आ रहा है, तो ये शोल्डर की दिक्कत का कारण हो सकता है। इसके अलग अलग कारण होते हैं, इसमें जानना जरूरी होगा कि आपको कुछ इंजरी हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई इंजरी हुई है तो माइनर भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है। तो उसमें रोटेटर कफ या जो मसल्स होती है उनका टियर या उनका टूटना, का फाइबर्स का टूटना काफी कॉमन है, तो वो हो सकता है। या आपका, अगर आपकी आपकी हमें उम्र जाननी होगी तो आपकी उम्र के हिसाब से अगर आपको जैसे हम डिस्कस कर ही रहे थे कि एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के फीचर आने शुरू हो रहे हैं, तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि आपकी दिक्कतें इसके बारे में और क्या क्या आपको सिम्टम्स हैं। एक बार आपके सिम्टम्स हम जान लेते हैं तो हम आपको बेटर एडवाइस कर पाएंगे, आपकी शोल्डर पेन को हम होपफुली कम कर पाएंगे या खत्म कर पाएंगे। You can write to us at our mail ID revivepain@gmail.com, or you can WhatsApp us on 9306403727। मिस प्रियंका राणा भी पूछ रही है, she has a question, is exercise advisable if we have shoulder pain? तो डॉक्टर विकास, ये आप लेना चाहेंगे एक्सरसाइजेस के बारे में? प्रियंका जी पूछना चाह रही हैं शोल्डर के हाँ लिए। बिल्कुल, जी बिल्कुल, एक्सरसाइजेस एडवाइजेबल हैं, बट दैट डिपेंड करता है कि आपकी शोल्डर पेन का कारण क्या है। जैसे एक्यूट पेन है, या आपको ट्रॉमा है, या एडेसिव कैप्सुलाइटिस जो या फ्रोजन शोल्डर है, उसमें इनिशियली जब दर्द ज्यादा है तो उस समय हम उसको रेस्ट देते हैं। उसके बाद जब दर्द कम होने लगता है तो उसके बाद पहले हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और उसके बाद ग्रेजुअली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज पे जाते हैं। तो एक्चुअली exercises आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट, बट इसमें आपके कारण को देखकर उसके हिसाब से किस जगह पे इंट्रोड्यूस करनी है और कितने समय के लिए इंट्रोड्यूस करनी है वो डिपेंड करता है। जी, ये मिस्टर हितेश पूछ रहे हैं, डॉक्टर व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट आर यूज्ड टू डायग्नोज द कॉज ऑफ शोल्डर पेन। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं शोल्डर पेन को डायग्नोज करने के लिए। तो इसके लिए मिस्टर हितेश, शोल्डर पेन को डायग्नोज करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और कुछ इमेजिंग टेस्ट होते हैं जो हम करवाते हैं। ब्लड टेस्ट होते हैं कुछ सिस्टमिक इलनेस के लिए, हम जानना चाहते हैं कहीं जॉइंट, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तो उसमें हम सीबीसी करवाते हैं, ईएसआर सीआरपी करवाते हैं, जो ये सारे ब्लड टेस्ट हैं। रूमेटॉइड फैक्टर करवाते हैं, तो ये जॉइंट की दिक्कत हमें बताते हैं, ये तो सिस्टमिक इलनेस है, साथ ही में किसी और जॉइंट में भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सब टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, और कुछ इमेजिंग टेस्ट हम करते हैं, जैसे कि एक्सरे शोल्डर का किया जाता है, या अगर हम जानना चाहते हैं कि कुछ टीयर हो गया है और उसको, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि कहाँ पर है और उसको हम रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसमें हमें मदद करता है एमआरआई करवाना शोल्डर की। तो एमआरआई शोल्डर में बदल पाता है कि टीयर कहाँ का है। वो पूरा का पूरा हमारा रोटेटर कफ का, मसल का, पूरी मांसपेशियों का टूट गई है या कुछ फाइबर ही टूटे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है हमारा ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, उस पर डिपेंड करता है, तो उस टाइम पे हमें जरूरी रहता है। पर ये इंपॉर्टेंट रहता है इसमें कि जो एमआरआई करवाई जाती है वो जब आपको इंजरी होती है उसी टाइम नहीं करवाई जाती है, कुछ देर रुक के करवाई जाती है। तो 7-10 दिन या 14 दिन रुकने के बाद, 2 हफ्ते रुकने के बाद एमआरआई एडवाइस की जाती है, क्योंकि पहले शुरू में एडीमा रहता है, जॉइंट में एडीमा या सूजन रहती है, तो सूजन के टाइम पे एमआरआई में ज्यादा हमें उतनी क्लियरली दिख नहीं पाता है कि अंदर क्या दिक्कत है, क्या टीयर है, क्या नहीं है। तो एक बार जब एडीमा सेटल हो जाता है, जब सूजन कम हो जाती है, तो हम एमआरआई करवाते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या दिक्कत है, कितनी इंजरी है, और उसको उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट अपनी प्लान कर पाते हैं। तो ये डॉक्टर मिस्टर हितेश पूछ रहे थे।
हाँ, ये क्वेश्चन मिस वंदना पूछ रही हैं, सर डू शोल्डर बैग बसेस कॉज पोटेंशियल शोल्डर इश्यूज। तो ये बिल्कुल लेडीज ये जानना चाहती होंगी कि हम शोल्डर बैग्स यूज करती हैं, बसेस एक तरफ लटका के रखती हैं, तो शोल्डर की दिक्कतें बढ़ती हैं क्या? और इवन स्टूडेंट्स जो काम बच्चे स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं लोग, तो वो भी अपना बैग टांग के रखते हैं एक तरफ या दोनों तरफ टांग के रखते हैं, एक तरफ टांग के रखते हैं। वो भारी भी होता है, वो तो शोल्डर पर से, तो फिर भी आजकल तो वैसे भारी होने लगे हैं औरतों के, बट तो उनके तो काफी भारी भी होते हैं बैग्स। तो उस टाइम पे वो जानना चाहेंगे कि सच में शोल्डर हमारा कहीं दिक्कत तो नहीं करेगा। तो शोल्डर जॉइंट की जो प्रॉब्लम होती है वो, उसके कारण जो है वो है कि जैसे डॉक्टर विकास ने बताया भी था कि एजिंग के हिसाब से बढ़ता है, आर्थराइटिस वगैरह होता है, या कोई इंजरी हो जाए, या रिपीटेटिव कोई आप मूवमेंट्स कर रहे हैं जैसे कि ओवर एब्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें इम्पिंजमेंट होती है। इम्पिंजमेंट होती है तो हमारी टीयर हो सकते हैं या क्रॉनिक डिजेनरेशन हो सकती है। तो ये नॉर्मल अगर आप टांग के रखते हैं उससे आपको शोल्डर की बजाय नेक की इश्यू हो सकते हैं, सर्वाइकल पेन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि खिंचाव सारा हमारा जो आता है वो सर्वाइकल के जॉइंट्स पे आता है, जो कि फेसिड जॉइंट्स होते हैं या उनकी हमारी नेक की मांसपेशियां होती हैं, तो उस पर काफी खिंचाव आता है, तो उसकी डिजेनरेशन हम फासन कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि कम भार वाला बैग यूज कीजिए या कम भार वाला पर्स यूज कीजिए, और बीच बीच में उसको उतार के आप दूसरे साइड पे टांग सकते हैं अगर जरूरी है कि आपको यूज करना है। तो ये हम इसके बारे में मैं ऐड करना चाह रहा था। डॉक्टर विकास, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं डॉक्टर वरुण, आपने ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर कर दिया था इसमें। जैसा डॉक्टर वरुण ने बताया कि जो हम हैवी कुछ बैग उठा के चलते हैं, इसमें एक चीज ये है कि अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ को है, तो उससे डैमेज के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ आप एक तरफ को लटका के चलें, इसके बजाय अगर आपको थोड़ा हैवी सामान कैरी भी करना है, तो अच्छी पैडिंग वाला बैग लीजिए जो इक्वली दोनों शोल्डर्स पे इक्वल आपको वेट डिस्ट्रीब्यूट करे। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे थे अभी कि गर्दन का दर्द और शोल्डर का दर्द, तो दोनों में सिम्टम्स जो होते हैं कि हमारी बाजू में दर्द होता है, शोल्डर में दर्द होता है, और शोल्डर से आगे बाजू में भी दर्द हो सकता है। और सर्वाइकल पेन या नेक पेन में भी कुछ ऐसा ही रहता है कि हमारे गर्दन में, शोल्डर में दर्द होता है और बाजू में भी जा सकता है। तो हम इन चीजों को डिफरेंशिएट कैसे करें? जी बिल्कुल, जैसा अभी डॉक्टर वरुण ने बताया कि ये जो प्रॉब्लम है जिसमें आपको कंधे में दर्द रहता है जो बाजू की तरफ को जाता है, ये दोनों में देखा जाता है। नेक पेन में भी ऐसा रहता है, स्पेशली अगर आपका जो C5 वाला रीजन है, अगर C5 रूट आपकी इन्वॉल्व है, तो उसमें शोल्डर पेन रहता है जो आपके बाजू की तरफ को जाता है, और कंधे की दर्द में भी ऐसा रहता है। तो अगर हमारे पास कुछ क्लूज होते हैं हिस्ट्री में जिससे हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाती है। जैसा अगर मान लीजिए कंधे की दर्द के साथ साथ आगे आदमी गर्दन में जकड़न बताता है, या वो बोलता है कि नेक की मूवमेंट के साथ पेन बढ़ रहा है, या फिर वो जब अपनी पेन का करेक्टर डिस्क्राइब कर रहा है तो वो ये बताता है कि दर्द जो है वो यहाँ पर दर्द तो है कंधे में, बट उसकी शुरुआत यहाँ गर्दन से होती है और कंधे पे आती है। तो ये क्लूज होते हैं जो हमें बताते हैं कि प्रोबेबली ये जो पेन है ये शोल्डर की ना होकर नेक की है। जी जी। डॉक्टर विकास, यहाँ पे पारुल जी पूछ रही हैं, इज देयर अ ट्रीटमेंट फॉर रोटेटर कफ इंजरी बाय इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट और वी हैव टू गो फॉर सर्जरी? डॉक्टर विकास, हमें बताइए कि हम डिस्कस करने भी वाले थे अभी, तो ये हम पहले ही ले लेते हैं क्वेश्चन इनका कि रोटेटर कफ इंजरी में हमारे इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट से इससे उसको ठीक किया जा सकता है या फिर शॉर्ट सर्जरी के लिए हमें जाना जरूरी है? डॉक्टर पारुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या रहता है कि आजकल हमारे पास इसमें रिजेनरेटिव मेडिसिन में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर हाँ, अगर फुल थिकनेस टीयर है, अगर तब तो सर्जरी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में फुल थिकनेस नहीं होता है। वैसे में हमारे पास प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, स्टेम सेल थेरेपीज हैं जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। तो जो इनफैक्ट आजकल जो आपका हमारा सेट प्रोटोकॉल है उसमें पहले सर्जरी पे जाने से पहले हम पीआरपी या रिजेनरेटिव मेडिसिन को ट्राई देते हैं, उसके बाद ही सर्जरी के बारे में सोचते हैं, एंड इट गिव्स वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। जी डॉक्टर विकास, मिस्टर चीनू जी भी पूछ रहे हैं, व्हाट आर सम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर शोल्डर आर्थराइटिस? तो ये पूछ रहे हैं कि आर्थराइटिस के केस में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है?
वो शायद सर्जरी के लिए जाना नहीं चाह रहे हैं, वो ये जानना चाह हाँ रहे जी। हैं कि क्या बिना सर्जरी के भी इसको ट्रीट किया जा सकता है? बिल्कुल चिन्नू नानी जी, इसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। पहले तो इसमें असेसमेंट करके कि आपका एक्चुअली पेन कितना है, डिजीज प्रोग्रेस कितना है, उसके हिसाब से रहता है। बट इसमें हमारे पास मिनिमली इन्वेसिव प्रोसेस के ऑप्शंस बहुत हैं, जिसमें हम आपके शोल्डर के अंदर ही दवाई को इंस्टिल करते हैं। इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं, पीआरपी और स्टेम सेल्स यूज करते हैं, एंड उसके बाद रिहेबिलिटेशन फेज में अच्छे से एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को फॉलो करके वी सी वेरी गुड रिजल्ट्स। बट जैसा हमने डॉक्टर वरुण ने पहले भी डिस्कशन में बताया था कि जो आपका बेसिक कारण ऑफ आर्थराइटिस है, जिसकी वजह से आपके शोल्डर इन्वॉल्वमेंट है, वो काफी हद तक आपका जो आउटकम को दर्शा डिसाइड करता है। क्योंकि ये जो आर्थराइटिस है, ये एज बेस्ड डिजीज है, उम्र के साथ का बदलाव है। इसको 100% रिवर्स करना अभी की मेडिकल साइंस में इट्स नॉट पॉसिबल। जी डॉक्टर विकास, यहाँ पे आशीष जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द होम रेमेडी फॉर शोल्डर पेन। तो इसको वो जानना चाह रहे हैं कि हम इसको, अगर शोल्डर पेन होता है हमें या इंजरी होती है, हल्की इंजरी, माइनर इंजरी, तो उस टाइम पे हम इसको घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। होम रेमेडीज में हमारे जो अगर मोस्ट ऑफ केसेस में होम रेमेडीज दे डू वंडर्स। सबसे पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है रेस्ट। आप शोल्डर को रेस्ट दीजिए। बॉडी इज इटसेल्फ इज अ ग्रेट हीलर। अगर आप उस इंजर्ड पार्ट को या प्रॉब्लम वाले पार्ट को रेस्ट दे रहे हैं, तो बॉडी उसको अपने आप हील करना शुरू करेगी। साथ ही ऑफेंडिंग एक्टिविटीज, मतलब जिन एक्टिविटीज की वजह से आपकी दर्द बढ़ रही है, उसको मत कीजिए। थोड़ा रेस्ट दीजिए कंधे को। और साथ ही साथ आपके एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट्स या नसेड्स वगैरह आप शुरू कीजिए। मोस्ट ऑफ केसेस 1 से 2 हफ्ते में अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। बट अगर आपको उस 1-2 हफ्ते में लगता है कि दर्द बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है, या 1-2 हफ्ते की ट्रीटमेंट के बाद भी मुझे आराम नहीं आ रहा है, तो इट इज बेटर कि आप एक पेन स्पेशलिस्ट से मिलें। क्योंकि जैसा हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि शोल्डर पेन में क्रोनिसिटी एंड रिलैप्स आर वेरी कॉमन। तो अगर आप इसको प्रॉपर इनिशियल फेज में सही और टाइमली ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो इसकी क्रोनिक पेन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। जी और एक्सरसाइजेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जी 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 बिल्कुल। तो घर पे ट्रीट करने के लिए, जैसा कि डॉक्टर विकास ने बताया कि खासकर उन लोगों के लिए जब शोल्डर इंजरी हो चुकी है और वो कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, उसमें कोई इमरजेंसी सिम्टम्स नहीं है, तो उस टाइम पे उसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो रेस्ट करना बहुत जरूरी है। रेस्ट मतलब कि आराम कीजिए और अपनी जो शोल्डर है उसको आराम दीजिए। मतलब कहने का मतलब शोल्डर को रेस्ट देना है हमने। शोल्डर को रेस्ट कैसे दे सकते हैं? हम एक ब्रेस यूज करते हैं उसके लिए, क्योंकि शोल्डर ब्रेस होता है, इसको हम इंटरनली रोटेटेड रखते हैं और शोल्डर को हम रेस्ट देते हैं। तो अब इसको हम एक अच्छे पोजीशन में रखते हैं, एक्सटर्नल, जिसको हम एक्सटर्नल रोटेटेड होता है, ऐसे बाहर की तरफ लेना, अंदर की तरफ इंटरनल रोटेट होता है, तो हम इसको ऐसे इस तरह से रखते हैं। तो उस टाइप से हम उसको शोल्डर को हील होने का मौका दे रहे हैं और ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर रहे जिससे कि इन्फ्लामेशन या सूजन बढ़े। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूजन कम करने के लिए आइस या कोल्ड फॉर्मेंटेशन, जैसे डॉक्टर विकास ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप दिन में हर 4-5 घंटे के बाद कीजिए, 15 से 20 मिनट के लिए कीजिए, तो बहुत जल्दी आपका इन्फ्लामेशन कम हो पाता है, सूजन कम हो पाता है, तो उससे काफी अच्छा रहता है। दूसरा, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस लेनी है, जिसको हम पेन किलर्स भी कहते हैं। तो उनका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी होता है, मतलब इन्फ्लामेशन या सूजन भी कम करती है। तो वो साथ ही साथ लेंगे। कुछ शॉर्ट टू कोर्स लिए जाता है इसके लिए, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए लिया जाता है, तो उससे सूजन काफी कम हो जाती है। तो एक बार वो सूजन कम हो जाती है, 4 से 6 हफ्ते में सूजन कम हो जाती है, तो उसके बाद हम उसकी धीरे धीरे रिहेबिलिटेशन पे आते हैं। तो रिहेबिलिटेशन में सबसे पहले जो हमें किया जाता है वो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। मतलब सबसे पहले तो हमें करना है कि हमारी जो शोल्डर है उसको हम मूव करें, उसको हम मूवमेंट दें। उसके लिए एक्सरसाइजेस की जाती हैं, अलग अलग रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइजेस, जिसको हम पेंडुलम एक्सरसाइज भी कहते हैं। डॉक्टर विकास के बारे में अभी बताएंगे हमें कि किस तरह से पेंडुलम एक्सरसाइज की जाती है, जो कि रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज है। उसके बाद आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की जाती हैं। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग कहने का मतलब है कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जिससे हम शोल्डर में दोबारा से दोबारा उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको मजबूती दे रहे हैं उसकी मांसपेशियों को, और वो भी बिना बहुत ज्यादा मूवमेंट की। तो आइसोमेट्रिक में हम मूवमेंट नहीं करते हैं शोल्डर की,
एक जैसे कि एक दीवार को पकड़ के उसको धक्का देना, तो उसमें हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी मसल जो है एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो हुई आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो। उसके बाद आइसोमेट्रिक के बाद आती है आइसोटोनिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। आइसोटोनिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में हम एक्टिव मूवमेंट करते हैं अपनी जॉइंट की, उसमें हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं और साथ में शोल्डर की एक्टिव मूवमेंट भी रहती है। उसमें सिर्फ आपको एक जगह खड़े होके काम नहीं करना है, बल्कि उसको यूज करना है, जैसे कि वेट उठाना, ऊपर ऊपर लेके जाना अपने शोल्डर को, ये सारी आइसोटोनिक एक्सरसाइज में आ जाती है। तो उसके बाद हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी ऐड करते हैं उसमें, तो रेंज ऑफ मूवमेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी ऐड कर देते हैं। तो ये सब पूरा रिहेबिलिटेशन फेज चलता है, जो कि इंजरी या पार्शियल टीयर के बाद लगभग आप लगा के चलें 4 से 6 हफ्ते का इडिमा कम होने का समय, रेस्ट का समय, उसके बाद रिहेबिलिटेशन फेज में लगभग 3 से 4 महीने या 6 महीने हमें लग जाते हैं पूरी तरह से नॉर्मल अपने वापस आने में। और इस चीज को हम फास्ट भी कर सकते हैं, हीलिंग प्रोसेस को, जैसे कि डॉक्टर विकास बता रहे थे, हमारे पास मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि पीआरपी स्टेम सेल हम इंस्टिल करते हैं, डालते हैं शोल्डर जॉइंट में, उससे ये हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। तो हम टाइम ले रहे हैं उसको नॉर्मली हील होने का, वो हम कम कर देते हैं और जल्दी हील हो पाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, अगर किसी को जल्दी से जल्दी वापस अपने काम पे आना है और वापस अपने शोल्डर की को यूज करना शुरू कर देना है। तो डॉक्टर विकास यहाँ पे डॉक्टर पाल पूछ रही हैं, माय रिलेटिव फेल डाउन एंड डिसलोकेटेड हिज शोल्डर आफ्टर व्हिच ही हैज परसिस्टिंग पेन, एनी पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस, शुड ही एक्सरसाइज? इसमें थोड़ा ये रहेगा कि शोल्डर डिसलोकेशन के बाद कितना समय हो गया है। अगर डिसलोकेटेड शोल्डर वापस नॉर्मलाइज कर दिया गया है, उसके बाद दर्द रह रहा है, तो वन ऑफ पॉसिबल रीजंस व्हिच आई कैन थिंक ऑफ इज कि प्रोबेबली उस इंजरी के बाद उनको थोड़ा सा आर्थराइटिक चेंजेस ना शुरू हो गए हों, अगर इफ इट्स पुराना प्रॉब्लम है ये तो डेफिनेटली ये मतलब एक बार उनको चेक करके देखा जाएगा, बट दिस इज लाइक इजिली ट्रीटेबल, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें संभाला जा सकता है इनको। इसमें मेडिसिन वगैरह और कोई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस का रोल रहेगा। अगर दर्द ज्यादा है या इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ चेंजेस मिलते हैं, तो उसके हिसाब से अगर रिक्वायर होगी तो मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो इसमें यूज करेंगे हम। जी जी जी। तो मैम इसके लिए परसिस्टिंग पेन जैसे बता रहे हैं, तो पॉसिबल सोल्यूशन कंजर्वेटिव मेजर्स हैं और मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हम बता ही रहे थे कि रेस्ट आइज कंजर्वेटिव मेजर्स करने हैं, तो उससे कुछ आराम होगा, एक बार सूजन कम हो जाती है, उसके बाद एमआरआई में हमें कुछ रिपोर्ट में हमें कुछ पाया जाता है, तो उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर विकास। तो यहाँ पे मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जो सर का क्वेश्चन था कि क्या हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं, उस पे हमने जो उनको मेथड्स बताए थे उसमें एक रेड फ्लैग्स हमने डिस्कस किए, बट वो शायद हम डिस्क्राइब नहीं उनको कर पाए कि जी मतलब किन कंडीशंस को हम रेड फ्लैग्स कहेंगे, या जिनको जिस कंडीशन में आपको घर पे वेट नहीं करना है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, सो दैट कि आपको कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए। ये कंडीशंस जो होते हैं इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन को वारंट करती हैं। इसमें रहता है कि मान लीजिए कंधे की दर्द है, उसके साथ कंधे के आसपास की जो स्किन या त्वचा है ये गर्म हो रही है, रेडनेस फील हो रही है, आदमी को बुखार रह रहा है, या वो सिस्टमेटिकली थोड़ा सा बीमार रह रहा है, तो ये सजेस्ट करता है कि कहीं उनको शोल्डर जॉइंट का इन्फेक्शन तो नहीं है। इस कंडीशन में उन्हें जल्दी से जल्दी डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन है कि मान लीजिए कोई चोट लगती है, उसके बाद बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है, रात के समय भी आदमी को दर्द रह रहा है, नाइट पेन्स रह रही हैं काफी, और सिग्निफिकेंट वीकनेस आ गई है जॉइंट में, तो ऐसे कंडीशंस में हमें रोटेटर कफ का इंजरीज का चांसेस रहते हैं, कंप्लीट या पार्शियल टील रह सकता है। ये कंडीशंस भी इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशंस को वारंट करती हैं। आप इसमें होम ट्रीटमेंट को परस्यू करके 1-2 वीक वेस्ट करने के बजाय जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलिए। तीसरी कंडीशन रहती है कि मान लीजिए चोट लगती है या किसी को एपिलेप्टिक फिट आता है, उसके बाद जो नॉर्मल जो शोल्डर की शेप है वो बिगड़ गई है, उसका हाथ हिल नहीं रहा है, तो इसमें शक रहता है कि शोल्डर डिसलोकेशन तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको भी जल्दी से जल्दी वापस अपने पोजीशन पे लाके नॉर्मल करना पड़ेगा, वरना वो बाद में परसिस्टेंट पेन का रीजन बन जाता है। अगर कुछ केसेस हैं जिसमें आपको अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस या अनएक्सप्लेन्ड सेंसरी सिम्टम्स आने शुरू हो रहे हैं, तो वो न्यूरोलॉजिकल कारण रह सकते हैं, उसमें भी आपको इन्वेस्टिगेट करके सही कारण को जान के उसका ट्रीटमेंट करना जल्दी से जल्दी जरूरी रहेगा।
या किसी को कैंसर की हिस्ट्री है, साइंस एंड सिम्टम सजेस्टिव ऑफ कैंसर है, वैसा व्यक्ति को कोई डिफॉर्मिटी आना शुरू हो जाता है, शेप सोजिश आ जाती है, शेप बिगड़ती है, तो वैसे में हमें देखना पड़ता है कि कहीं ये दर्द जो ट्यूमर की वजह से तो नहीं है। तो ये 4-5 कारण हैं जिसको हम रेड फ्लैग्स बोलते हैं। अगर जी इसमें से कुछ भी आपको दिख रहा है या इस पे कोई शक महसूस हो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलिए, आप होम रेमेडीज पे टाइम वेस्ट कीजिए। जी डॉक्टर विकास, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं जल्दी से। मिस प्रियंका राणा ही पूछ रही हैं, पेन ऑन एंटीरियर प्रोमिनेंट अपर पार्ट ऑफ शोल्डर, व्हाट कैन बी द कॉज सर, प्लीज सजेस्ट, कांट स्लीप साइडवेज ऑन राइट साइड, सर प्लीज टेल व्हाट टू डू इन सुप्रास्पाइनेटस टीयर, माय फादर सफर्स 67-year-old बोथ साइड्स। तो प्रियंका राणा जी पूछ रही हैं कि सुप्रास्पाइनेटस टीयर है उनके फादर को, 67-year-old हैं वो, और दोनों साइड पे उनको शोल्डर में दर्द रहता है। तो इसके लिए पूछ रही हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या उपाय है इसके लिए। हाँ प्रियंका जी, इसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट जो है, हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, आज की डेट में जो बेस्ट ट्रीटमेंट हम बोलेंगे वो रहेगा रीजनरेटिव मेडिसिन का। उसमें आपको जो एमआरआई रिपोर्ट के हिसाब से एग्जैक्टली देके हम पीआरपी इंजेक्शंस सजेस्ट करेंगे। उसके बाद 4 to 6 वीक्स ऑफ इमोबिलाइजेशन रहेगा, जिसपे हम कास्ट के साथ उसको बिल्कुल इमोबिलाइज कर देंगे। एंड फिर उसके बाद रिहेबिलिटेटरी फेज स्टार्ट होगा, जिसमें जैसा डॉक्टर वरुण ने डिटेल में डिस्क्राइब किया था कि हम कुछ एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे, पहले रेंज ऑफ मूवमेंट की, फिर स्ट्रेचिंग की, फिर स्ट्रेंथनिंग की, सो दैट शोल्डर जो है अपने प्रीवियस पूरे उसमें आ जाए। और इसमें मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि पार्शियल टीयर्स में जो आपके पीआरपी और रिजेनरेटिव सेल थेरेपी का जो रोल है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है। जी जी जी, तो प्रियंका जी, इसमें पहले जानना जरूरी होगा कि अब अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें भेज पाएंगी तो बेटर रहेगा। उसमें हम देख पाएंगे कि जो थिकनेस टीयर है वो कितना है, वो पार्शियल है, कम फाइबर छूटे हैं, या कि पूरा का पूरा ही फुल थिकनेस टीयर है, पूरा टूट चुका है। तो पूरा टूट चुका है तो उसमें तो सर्जरी करवाना ही ज्यादा बेहतर रहता है। अगर वो पार्शियल थिकनेस है तो जैसे कि डॉक्टर विकास बताए थे, हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं जो कि रिजेनरेटिव मेडिसिन के हैं, जो कि पीआरपी, जिससे वो हील जल्दी हो पाता है, जो हमारा फाइबर्स टूट चुके हैं तो हील हो पाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अच्छे रहते हैं इसमें। तो इसके 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 लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकती हैं, डॉक्टर विकास से या डॉक्टर वरुण से कंसल्ट कर सकते हैं आप। तो डॉक्टर विकास, थोड़ा सा जैसे हम आज बात ही कर रहे हैं तो इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल पेन प्रोसीजर्स के बारे में, पेन प्रोसीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या प्रक्रियाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस क्या क्या ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास सर्जरी के अलावा, जो इंटरनेशनल पेन फिजिशियन हम करते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस में क्या क्या हम कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं उन्हें, कंजर्वेटिव मेजर्स के अलावा या सर्जरी के अलावा, तो वो हमें बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। जी, हमारे पास जो हमारे पास मिनिमल इंटर इन्वेसिव टेक्निक्स हैं, उसमें हमारा हम आज बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस करते हैं, जिसमें हम कॉर्टिसोन इंजेक्शंस लगाते हैं। फिर हमारे पास रीजनरेटिव इंट्रा आर्टिकुलर थेरेपीज आती हैं, जैसे पीआरपी या स्टेम सेल्स। फिर साथ ही साथ हमारे पास दर्द को कम करने के लिए सुप्रा स्कैपुलर नर्व का रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशंस रहता है। और आपका जो फ्रोजन शोल्डर है, इसमें हम हाइड्रो डिस्टेंशन वगैरह करते हैं, इससे हमें काफी वो रहता है। अभी मैं आपको जैसे एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा, जिसमें हमने आपको एक शोल्डर का इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन डिस्क्राइब किया है कि कैसे लगाते हैं। इज इट विजिबल? हाँ जी। हाँ, इसमें देखिए जैसा एक इन्होंने प्रोसीजर डिस्क्राइब किया है कि हम शोल्डर के अंदर इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। तो ये एक सियाम मशीन है, जिसमें हम एक्सरे लेकर पहले शोल्डर का एनाटॉमी को देखा, फिर हमने अपना एंट्री पॉइंट को डिस्क्राइब किया कि ये हमारे को शोल्डर जॉइंट के अंदर ले जाएगा। फिर हम एक पतली सी निडल डालते हैं जस्ट टू रीच द इनसाइड दिस शोल्डर जॉइंट। जब हम एक बार अंदर पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम डाई डाल के कंफर्म करते हैं कि हमारे निडल टिप पोजीशन बिल्कुल सही है। जैसे इसमें देख पा रहे हैं कि डाई जो है वो अच्छे से आपके शोल्डर कैप्सूल के अंदर फैल रही है। तो फिर हम यहाँ पे आपका दवाई डालते हैं। दवाई में आपका कोर्टिसोन या स्टेरॉइड इंजेक्शंस भी रहते हैं। और आजकल जो है हमारे पीआरपी और स्टेम सेल भी हैं। पीआरपी में जो क्या रहता है, हम मेडिसिन नहीं लेते हैं,
हम जैसा इसमें देख पा रहे हैं कि पेशेंट का ही ब्लड लेते हैं, तो ये कंप्लीटली ऑटोलॉगस होता है। ऑटोलॉगस का मतलब कि मरीज का ही यूज किया कर रहे हैं, तो इसमें साइड इफेक्ट और बाकी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत मिनिमल रहते हैं। तो हम पहले पेशेंट का ब्लड लेते हैं, फिर उसको आपके सेंट्रीफ्यूगल मशीन के थ्रू सेपरेट करते हैं। सेपरेट करके हम उसमें जो हाई कंसंट्रेशन प्लेटलेट वाला जो पार्ट होता है, जिसको हम पीआरपी बोलते हैं, वो निडल में लेते हैं एंड उसके बाद आपको जॉइंट के अंदर इसको इंस्टॉल करते हैं। जी। फिर उसके बाद जैसा मैं बता रहा था कि ये तो आपके आते हैं रीजनरेटिव एंड उसमें, बट पीआरपी में क्योंकि ये आपको स्लोली पहले वहां पे इनिशियल 1 और 2 डेज में बल्कि दर्द थोड़ा सा बढ़ने के चांस भी रह सकते हैं। तो उसको हम यूजुअली साथ में क्या करते हैं कि जो शोल्डर की जो नर्व सप्लाई होती है, जो वहाँ का दर्द का एहसास ले जाने वाली नसें होती हैं, सुप्रास्कैपुलर नर्व होता है, जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं, इस नर्व को भी हम रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन के थ्रू सुन कर देते हैं ताकि दर्द का एहसास खत्म हो जाए। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये स्कैपुला के पास आपके नर्व आता है, इसमें हमने जो शोल्डर मसल को कट कर दिया ताकि हम इसको अच्छे से देख पाए। यहाँ पर ये एक नॉच होता है, सुप्रास्कैपुलर नॉच, इसके थ्रू ये नर्व आती है। तो हम अगेन वैसे ही सी आर्म में एक्सरे के लेते हुए इसको आइडेंटिफाई करते हैं नॉच को, और वहां पर अपना जो रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन का नीडल रहता है उसको डाल के इसको अब्लेट करते हैं, जिससे पीआरपी के साथ ये करने से दर्द खत्म हो जाता है। तो इससे हमारे इमीडिएट पेन रिलीफ भी रहता है और साथ ही साथ फिजियोथेरेपी एंड उसमें काफी हेल्प मिलता है हमें। जी जी डॉक्टर अभी विकास। अभी हम वापस टॉपिक पे आना चाहेंगे। जी डॉक्टर विकास, जैसा कि आपने बताया कि इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट में हमारे पास ऑप्शंस हैं। कॉर्टिसोन इंजेक्शन इंट्राआर्टिकुलर, मतलब कि जॉइंट के अंदर कॉर्टिसोन इंजेक्शन देना, जो कि जल्दी ही आराम दे देता है और अच्छा आराम मिलता है इससे। खासकर आर्थराइटिस पेशेंट्स में काफी अच्छा आराम मिलता है। इवन रोटरी कफ टीयर वाले पेशेंट्स में पार्शियल टीयर में हम दे सकते हैं, वो भी का अच्छा आराम जल्दी दे देता है। और आजकल जैसे नई ट्रीटमेंट्स आई हैं जो कि है पीआरपी थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपी, वो भी काफी यूज हो रही है और काफी अच्छे रिजल्ट दे रही है। और ये काफी सेफ भी है क्योंकि हम आपका ही खून लेते हैं, जैसा कि डॉक्टर विकास ने बताया, और वो ही पीआरपी बना के सेंट्रीफ्यूज से उसको इंस्टॉल किया जाता है, डाला जाता है शोल्डर जॉइंट में। तो ये काफी अच्छी रिपेयर कर देती है हमारे जो टीयर है या कोई उसको हील करने में अच्छा हेल्प करती है हमारे शोल्डर जॉइंट की दिक्कत को। तो दूसरा उन्होंने बताया, डॉक्टर विकास ने बताया, सुप्रास्कैपुलर नर्व का रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन एक मशीन होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन, जो कि नर्व या नस को जलाने का काम करती है। तो इसमें हम सेंसरी नर्व होती है, ये सिर्फ दर्द लेके जा रही होती है हमारे शोल्डर में, तो इसको हम कट कर देते हैं या इसको जला देते हैं। तो सुप्रास्कैपुलर नर्व जो अपडेट हो जाती है, तो उसके बाद हमें शोल्डर में दर्द महसूस नहीं होता है। तो ये भी काफी अच्छा आराम देता है सुप्रास्कैपुलर नर्व आरएफए। तीसरा, फ्रोजन शोल्डर पेशेंट्स में, जो कि जिनकी मूवमेंट कम हो गई है, जो ज्यादा अपने चक्का जाम हो गया है, दर्द रहती है काफी और कुछ ज्यादा उठा नहीं पाते हैं अपनी शोल्डर को, उनके लिए हाइड्रो डिस्टेंशन काफी अच्छी टेक्निक रहती है। हाइड्रो डिस्टेंशन मतलब कि पानी या एनएस या हमारा नॉर्मल लाइन होता है या थेरेपी भी हम कर सकते हैं, तो उसमें हम शोल्डर जॉइंट में वो डाल देते हैं अंडर प्रेशर। तो फ्रोजन शोल्डर में कहा जाता है एडेसिव कैपिलराइटिस में अंदर एडिशंस बन जाते हैं शोल्डर जॉइंट में, तो वो एडिशंस तोड़ने का काम करता है। तो हमारी रेंज ऑफ मूवमेंट जो है, अगर हम इतना ही उठा पाते हैं, तो इस प्रोसीजर के बाद हम उसकी हमारी रेंज ऑफ मूवमेंट काफी बढ़ जाती है, तो काफी अच्छे से हम उसको मूव कर पाते हैं। तो फिजियोथेरेपी के काफी रिजल्ट काफी अच्छे हो जाते हैं इस प्रोसीजर के बाद में, तो काफी अच्छे हमें रिजल्ट मिलते हैं, पेशेंट मूव कर पाते हैं, पेन भी कम हो जाता है। तो ये काफी अच्छा रहता है, काफी हेल्प करता है फिजियोथेरेपिस्ट को भी आगे अपने ट्रीटमेंट और अपनी रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाने के लिए। तो डॉक्टर विकास, अभी हम जान चुके हैं कि शोल्डर पेन के कॉजेज क्या हैं, किस वजह से होता है ये, किस किस लोगों को ज्यादा हो सकता है, इसकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पार्ट भी हमने काफी अच्छे से समझा कि कहाँ कहाँ पे हम इंटरनेशनल थेरेपीज यूज कर सकते हैं, कहाँ पे हमें सर्जरी के लिए ही जाना जरूरी होगा। जैसे कि फुल थिकनेस, आपने कुछ रेड फ्लैग साइन भी बताए कि कहाँ पे इमरजेंसी में हमें जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, और कहाँ पे हम घर में ट्रीट कर सकते हैं, और घर में कैसे ट्रीट करना है, घर में कैसे मैनेज करना है, वो भी हम समझ चुके हैं आपका अच्छे से। तो अब हम लास्ट में एक बार जाते जाते, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइजेस की, शोल्डर जॉइंट की एक्सरसाइजेस की हम किस तरह से घर पे
इसको शोल्डर जॉइंट की पेन को प्रिवेंट कर सकते हैं, या किसी को कभी शोल्डर पेन हो चुकी है तो उसको दोबारा आने से कैसे रोक सकते हैं। तो एक्सरसाइजेस के बारे में बताइए, व्यायाम के बारे में बताइए कि शोल्डर जॉइंट का तो हम कैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जैसा कि हम बार बार इस चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि एक्सरसाइजेज जो है वो इसके ट्रीटमेंट और इसके प्रोफिलैक्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगा, स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा कि वैसे तो देखिए बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, बट ये 3-4 एक्सरसाइजेज हैं जो आपको हर तरह के दिक्कत में काम आएंगी। उसके अलावा जो है आपकी प्रॉब्लम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो हैं वो थोड़ा बहुत हम और भी ऐड कर सकते हैं। तो इज इट विजिबल? स्लाइड यस। इज विजिबल? यस। तो जो सबसे पहले, जैसे डॉक्टर वरुण ने भी पहले बताया था कि हम रेंज ऑफ मूवमेंट को अचीव करने के लिए पेंडुलम एक्सरसाइज करते हैं। इसमें आपको क्या करेंगे कि आप जो कंधे या जो हाथ पे आपको दर्द नहीं है उसका सहारा लेकर आप थोड़ा झुककर खड़े होंगे, अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे, और जिस तरफ को आपके दर्द है उस हाथ को बिल्कुल नीचे को, जैसे आप पेंडुलम को लटकाते हैं वैसे लटका देंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद अपने हाथ को आप आगे पीछे दाएं बाएं घुमाएंगे या सर्कुलर मूवमेंट में उसको करेंगे जैसे पेंडुलम घूमता है। तो इसी से इस एक्सरसाइज का नाम है। इस एक्सरसाइज को आप 4 से 5 बार कीजिए और दिन में 3-4 बार कीजिए। तो ये आपको काफी अच्छा आराम देगा, और वैसे भी ये प्रोफिलैक्सिस में भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा जो शोल्डर हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है शोल्डर स्ट्रेचेस। उसमें आपने, जैसा इसमें बताया कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, उसके बाद अपने शोल्डर्स को आराम से ऐसे ऊपर को उठाना है, 5 तक काउंट करना है, 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उसके बाद आप वापस बैठिए। उसके बाद अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ को पुल कीजिए, सो दैट आपका जो पीछे स्कैपुला के ब्लेड्स हैं वो आपस में, जैसे आप उसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं आपस में, इस तरह आप पीछे को खींचिए। फिर इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, फिर उसको रिलीज कर दीजिए, और उसके बाद अपने कंधे को नीचे की तरफ को खींचिए। तो आपने शोल्डर स्ट्रेच को ऊपर पीछे नीचे आगे इस तरह चारों डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है, 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर इसको छोड़ देना है। और इस एक्सरसाइज को आप प्रेफरेबली दिन में 8 से 10 बार इसको रिपीट कीजिए। फिर तीसरी जो काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसको हम डोर लीन बोलेंगे। इसमें आप जैसे अपने दरवाजे पे खड़े हो जाइए, दरवाजे की चौखट को या दरवाजे के जो फ्रेम है उसके ऊपरी हिस्से को दोनों हाथ ऐसे उठा के पकड़ लीजिए, और आगे को लीन हो जाइए, आगे को झुकिए। इससे आपका कंधा जो है वो पीछे को स्ट्रेच होगा। आप ऐसा कीजिए, 15 से 20 सेकंड के लिए उसको होल्ड कीजिए, फिर वापस आ जाइए, फिर दोनों हाथ ऐसे हैं, फिर उसको यूं पीछे आगे को जाइए, लीन कीजिए, जैसा हम बचपन में आई एम श्योर काफी लोगों ने किया होगा खेल खेल में। इस एक्सरसाइज को आप हर एक बार जो है 15 से 20-30 सेकंड के लिए इसको होल्ड कीजिए, और इसको आप दिन में 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं। बट इस एक्सरसाइज का ये रहता है कि जिनको इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है उसमें ये एक्सरसाइज थोड़ा हेल्पफुल नहीं होती, बल्कि दिक्कत बढ़ाने लगती है, तो उस कंडीशन में इसको नहीं करना है आपने। और अगली एक्सरसाइज जो मैं रिकमेंड करूंगा वो रहेगा डोर प्रेसेस। इसमें आपने क्या करना है कि दरवाजे को फेस करते हुए खड़े होना है, और अपने कोहनी को 90 डिग्री पे फोल्ड करके अपने दरवाजे की चौखट को पकड़ना है, और उसको पहले अपना जो हाथ वाले हिस्से से पकड़ के उसको जोर लगाना है। अगेन वो 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, ऐसे 10-10 के 3 स्टेप कीजिए, फिर उसके हाथ के बैक साइड को चौखट के साथ लगा के दूसरी तरफ को धक्का देना है और 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ रही है। जी जी। इसके अलावा आप रेंज ऑफ मूवमेंट में आप अपना कंधे को और पकड़ विकास, कर, तो आपने जैसे बताया एक्सरसाइजेस के बारे में हमें, तो खासकर जो लोग अभी घर पे बैठे हैं, हमारे साथी जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो बैठे बैठे भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये काफी अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। पेंडुलम एक्सरसाइज हम अपने कंधे को लटका के रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक शोल्डर स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल रोटेशन, जैसे हम करते हैं बाहर की तरफ लेके जाते हैं, अपनी कोहनी को साथ में लगा लीजिए, और जैसे हम बाहर लेके जा रहे हैं अपनी कोहनी को, तो इसको आप दूसरी तरफ से पकड़ेंगे तो इधर आपको धक्का देना है, और अपनी कोहनी से अपने हाथ से बाहर की तरफ धक्का देना है। तो ये आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो जाती है शोल्डर की। ये काफी अच्छी रहती है। अगर आपको शोल्डर इंजरी हो चुकी है तो उसके बाद उसको स्ट्रेंथन करने के लिए काफी अच्छी रहती है। दूसरा, सेम ही तरीके से अगर आप अपनी एल्बो को साथ बॉडी के साथ लगा के रखेंगे और इंटरनल रोटेशन अंदर की तरफ
ले जाने वाली प्रक्रिया करेंगे। तो इसमें आप अपने एक हाथ से इसको दूसरी तरफ दबाइए और शोल्डर को इंटरनली रोटेट करने की कोशिश कीजिए और धक्का दीजिए। तो इससे भी हमारी शोल्डर जो है या शोल्डर जॉइंट पे असर आता है, वो स्ट्रेंथन होता है। तो ये एक्सरसाइजेस काफी अच्छी हैं जो बैठे बैठे हमारे दोस्त कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे ही। तो आई थिंक एक्सरसाइजेस भी हम समझ चुके हैं और मैनेजमेंट भी समझ चुके हैं और कॉलेज भी समझ चुके हैं। इंटरवेंशनल थेरेपीज डॉक्टर विकास ने बताया, वी आर इंटरवेंशनल पेन फिजिशियंस एंड वी ट्रीट पेन कंडीशंस बाय कंजर्वेटिव मेजर्स एंड इंटरवेंशनल थेरेपीज। तो इंटरवेंशनल थेरेपीज काफी अच्छे रिजल्ट दे रही हैं आजकल, काफी कॉमन है और इवन सेलिब्रिटीज भी इसको यूज कर रहे हैं। 2010 में करीबन ये काफी पॉपुलर हुई थी पीआरपी, और उस टाइम पे काफी सेलिब्रिटीज जैसे टाइगर वुड्स, राफेल नडाल, टेनिस के प्लेयर हैं, वो काफी लोगों ने इसको यूज किया था, काफी अच्छे रिजल्ट हमें मिले थे। तो अब ये कॉमन हो गई है, सभी लोग इसको यूज कर रहे हैं, एथलीट्स यूज कर रहे हैं, ओल्ड एज में भी यूज किया जा रहा है और स्पोर्ट्स इंजरी में तो बहुत अच्छा यूज रहता है इसका। तो मेरी तो सलाह यही होगी कि अपनी शोल्डर की जो इंजरी है उसको प्रिवेंट कीजिए, तो ध्यान से काम कीजिए और शोल्डर इंजरी ना हो, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बार अगर हो जाए तो उसके बाद इसके दोबारा होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो दोबारा इसको होने से ही पहले हम रोक लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा, अगर अब हो गई है तो उसके बाद उसको रिहेबिलिटेट करना बहुत जरूरी है, एक अच्छी रिहेबिलिटेशन बहुत जरूरी है। अगर इसको अच्छे से हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं शुरू में, तो बाद में दिक्कत ज्यादा देने के चांसेस के रहते हैं। और तीसरा, जो इंटरवेंशनल थेरेपीज है उसका सहायता लीजिए और जल्दी से जल्दी आप ट्रीट हो, जल्दी से जल्दी आप अपने काम पे वापस जा सकें, तो यही हमारी कामना है आप सबके लिए। डॉक्टर विकास, आप कुछ कहना चाहेंगे? सो वी कैन क्लोज फॉर टुडे। बस जी, थैंक यू सब लोग का ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर वरुण ने जैसा बताया कि हमने ऑलमोस्ट सभी आपके क्वेश्चंस को टेकअप कर लिया है, और इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहें तो नंबर्स और कांटेक्ट मेथड्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप बेझिझक कभी भी अपना क्वेश्चन हमें फॉरवर्ड कीजिए, जो भी उसका होगा अप्रोप्रिएट आंसर आपको हम प्रॉम्प्टली देंगे। जी जी, डॉक्टर विकास का नंबर ये नीचे यहाँ पे इस साइड में आप देख पा रहे होंगे, और हमारा रिवाइव पेन क्लिनिक का, रिवाइव पेन स्पाइन का नंबर आप नीचे देख पा रहे होंगे। तो डॉक्टर विकास हिमाचल प्रदेश कुल्लू शहर में प्रैक्टिस करते हैं, जबकि मैं डॉक्टर वरुण अम्बाला, चंडीगढ़, गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you for watching and keep listening. We'll be coming with new lectures, new conditions. So thank you all. Thank you everyone.